हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसका जो हमारा यूनिट फर्स्ट आता है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, उसका यह दूसरा लेक्चर है। हम लोगों ने पहले लेक्चर में बात किया था, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिए। क्या करते हैं, वीडियो देखिए ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसमें हम लोगों ने समझा था कि केमिकल काइनेटिक्स का क्या इंट्रोडक्शन होता है और साथ ही साथ उसमें हमने यह भी समझा था कि रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि किसी भी रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ हम यह भी समझेंगे कि रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले अब हम शुरुआत करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को आगे बिल्कुल भी मत देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन को मैं एक बार थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूंगा कि किसी भी समय में, ध्यान से सुनना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के जो कंसंट्रेशन होते हैं उनमें जो बदलाव होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी बदलाव को ही हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरे शब्दों में भी सुन लो, कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है और उसके प्रोडक्ट के भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है किसी भी रिएक्शन में, उसमें जो कंसंट्रेशन में बदलाव होता है प्रोडक्ट के, जैसे हमें पता है कि कोई भी रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन घटता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो जो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में बदलाव हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम ये नहीं कहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो गलत हो जाएगा, इसलिए हम हर बार कहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब वहां पर वह रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट करता है। अब चलिए हम बात करते हैं कि किसी भी रिएक्शन में हमारे सामने बहुत सारे रिएक्शन हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो इन सिचुएशन में हम बात करेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम एक जनरल रिएक्शन के तौर पर ले लेते हैं, फॉर ए जनरल रिएक्शन, ठीक है, फॉर ए जनरल रिएक्शन हम एक लेते हैं जनरल रिएक्शन। अब क्या होता है जनरल रिएक्शन, हम सभी जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन जो होते हैं जिसमें हमारे पास ए और बी दो रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे, लेकिन इनके हम मोल्स को भी डिनोट कर देते हैं। मान लेते हैं कि यह N1 को डिनोट करता है और ये N2 को डिनोट करता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये जब रिएक्शन करते हैं तो ये C प्रोडक्ट और D प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसमें C के पास M1 मोल है और D के पास M2 मोल है। ठीक है, ये ऐसे कोई रिएक्शन तो हो ही सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हम बहुत सारे रिएक्शंस को ऐसे देखे हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें, क्या बात करें कि द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन REACTION कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैसे हम लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी कर देते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक्सप्रेस्ड एज हटा देते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यहां पर हमारे पास होगा, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये डिस्कस कर रहा हूं तो इसलिए मैं कलर भी बदल लेता हूं, -1/n डी ए अपान में डी टी इज इक्वल टू हमारे पास होगा -1/n2 और यहां पर होगा डी बी अपान में डी टी एंड इज इक्वल टू यहां पर होगा 1/m1 डी सी अपान में यहां पर होगा डी टी।
एंड यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/m2 और यहाँ पर होगा dt/dt। अब सवाल उठता है कि हम यहाँ पर माइनस क्यों लगाए और ये n1 n2 क्या है, यहाँ पर मैंने नहीं बताया है, यहाँ पर n1 है, ठीक है। n1 n2 क्या है, m1 m2 क्या है, इन सभी चीजों पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, कोई भी रिएक्शन है हमारे पास, ये हम मान लेते हैं एक जनरल रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास A एक रिएक्टेंट है, B भी एक रिएक्टेंट है। इन दोनों के पास A के पास n1 मोल्स हैं, B के पास n2 मोल्स हैं, जैसे n1 = 2 हो गया, n2 = 3 हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जब एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं तो ये M1C प्लस M2D प्रकार के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस प्रकार के रिएक्शन का अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस A के कंसंट्रेशन में जो बदलाव होगा उसको विथ रिस्पेक्ट टू T लिख देंगे, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं कि ये चीज क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन वाला है पार्ट है। लेकिन यहां पर हम माइनस क्यों लगा रहे हैं और 1/n1 क्यों लिख रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक समझो। क्योंकि यहां पर A के पास n1 मोल है, तो जो हम इसे रेट ऑफ रिएक्शन में लिखते हैं तो n1 जो मोल्स होते हैं वो मोल्स के लिए हम नहीं निकाल रहे बल्कि एक मोल्स के लिए निकाल रहे हैं, तो इसलिए 1/n1 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। यहां पर भी इसलिए n2 से डिवाइड कर दिए, m1 से डिवाइड कर दिए और m2 से भी डिवाइड कर दिए। इतनी बातें क्लियर हुई। अब बात करते हैं कि माइनस और प्लस क्यों लगा है, इसके पीछे का लॉजिक समझ लो। कोई भी जब रिएक्शन होता है तो इसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके कंसंट्रेशन समय के साथ घटते जाते हैं। मैंने आप सभी को पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं समय के साथ रिएक्शन में उनके कंसंट्रेशन घटते हैं, तभी प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन बढ़ते हैं। तो जब रिएक्शन का कंसंट्रेशन घटता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी घटता है, और जब वह घटता है रेट ऑफ रिएक्शन तो वो निगेटिव में चला जाता है, और जब वह निगेटिव में चला जाता है लेकिन हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो इसलिए हम माइनस लगा देंगे, क्योंकि यह तो निगेटिव आएगा ही, इसलिए हम माइनस लगा देंगे ताकि यह भी पॉजिटिव बन जाए। और इसीलिए यहां पर भी माइनस लगा है जिससे यह भी पॉजिटिव बन जाए। लेकिन यहां पर दोनों पर पॉजिटिव लगा है, इसके पीछे का लॉजिक सेम लॉजिक है। चूंकि ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं इसलिए इनके आगे माइनस लग गया, लेकिन ये दोनों जो हैं ये प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोडक्ट्स में क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, वहां पर जो हमारे पास उनका रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा वो पॉजिटिव रहेगा, या फिर ये जो पार्ट है वो पॉजिटिव रहेगा। इसलिए जब पॉजिटिव ही है तो हमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए ये हो गया, ठीक है। समझ में आई बात। बहुत ही नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और याद करने की जरूरत रहेगी, ठीक है। तो अब यहां पर हम यह भी चीज बता देते हैं कि हियर n1 एंड n2, ठीक है, n1 एंड n2 क्या डिनोट कर रहे हैं, n1 एंड n2 आर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। हमारे पास कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं, A हैं और B हैं, ठीक है। कामा m1 m2 क्या डिनोट कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। m1 एंड m2 हमारे पास बता रहे हैं आर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। बात क्लियर हो गई। बहुत ही आसान से पॉइंट्स थे कि रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। तो ये एक जनरल रिएक्शन के लिए हमने बात कर लिया। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप सभी लोग, जल्दी से लीजिएगा। 1 2 3 गॉन, गायब, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या किया, एक जनरल रिएक्शन के लिए रिप्रेजेंटेशन पर बात किया। अब चलो हम बात करते हैं कि मान लो कोई एक रिएक्शन आपके सामने दे दिया गया हो, तो उसका हम कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में चलिए अब हम बात करते हैं। 2 से 3 एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल आप सबके लिए होमवर्क भी रहेगा और उसका कमेंट आपको करना पड़ेगा इस वीडियो के नीचे। उसका रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा,
ठीक है, जो भी बताएगा उसे कुछ मिलेगा तो नहीं, लेकिन जब भी आपका यह वीडियो कोई भी नया बच्चा देखेगा तो वह आपके कमेंट को जरूर देखेगा। अगर सही रहा तो आपका कमेंट पिन हो जाएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब छोटे छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं जिसकी सहायता से हम समझ लेते हैं बातों को। यहाँ पर देखो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप सभी नोट्स तो मुझे उम्मीद है कि बना रहे होंगे, नहीं बना रहे हैं तो मैं यह बताना चाहूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। वहाँ पर हम नोट्स को प्रोवाइड कर देंगे। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि हमारा बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक पेड बैच भी चल रहा है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को प्रोवाइड किया जाएगा। उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा और आप हमारे पेड बैच से ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें लिमिटेड सीट है तो जल्दी करेंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको शायद चांसेस ना मिल पाए उसमें ज्वाइन करने के। अब चलिए हम बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल के ऊपर। हमारे पास अगर हम एक एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहां पर हम ले लेते हैं, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल N2 + 3H2, ठीक है। वैसे ये दोनों गैसियस फेज में होते हैं तो मैं यहां पर गैसियस नहीं लिख रहा हूं। और यहां पर हमारे पास इसका अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात करें तो यहां पर बनेगा 2NH3, ठीक है। ये हमारे पास एक नॉर्मल सा रिएक्शन, बहुत ही नॉर्मल सा रिएक्शन हम सभी जानते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसके रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, दी रेट ऑफ रिएक्शन, दी हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर केवल लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, सबसे पहला काम हमारा लिखना है कि इसके आगे N1 = 1 है, ठीक है। तो 1 के लिए तो हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें पता है यह चूंकि रिएक्टेंट्स है इसलिए हमें माइनस साइन लगाना ही होगा, ठीक है। और यहां पर होगा हमारे पास D ऑफ N2 और यहां पर होगा हमारे पास D ऑफ T, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मास एक्शन ऑफ N2 अपॉन में dt, ऐसे भी कह सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये चूंकि रिएक्टेंट्स है इसलिए माइनस साइन लगेगा और यहाँ पर N2 = 3 है इसलिए 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास D ऑफ H2 एंड dt, यानी कि T के रिस्पेक्ट में H2 जो मॉलिक्यूल होगा उसमें कितना बदलाव हो रहा है। एंड यहां पर हमारे पास आएगा, चूंकि यह प्रोडक्ट है इसलिए माइनस साइन की जरूरत नहीं है, 1/2 लिख देंगे। और यहां पर हम लिखेंगे D ऑफ NH3 अपॉन में dt, यानी कि T के रिस्पेक्ट में कितना बदलाव हुआ। बहुत ही नॉर्मल, कुछ भी गणित नहीं है इसमें, आपको केवल बस इतना ध्यान में रखना है कि हम कैसे किसी भी रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया पॉइंट। दूसरे एग्जाम्पल पर बात करते हैं। ये हमारे पास पहला एग्जाम्पल हो गया। आइए चलिए हम बात करते हैं एक छोटे से दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं H2 + I2, ये I2 है, यहां पर हो गया H2 + I2। यह भी गैसियस फेज में होते हैं लेकिन हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें यह बताने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास H2 + I2, तो 2HI बनेगा, इसमें भी गैसियस फेज ही रहेंगे। आइए चलिए अब इसमें हम बात करते हैं कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, यहां पर भी सेम चीज हम अप्लाई करेंगे। चूंकि ये रिएक्टेंट्स है इसलिए हम माइनस लगाएंगे पहले, और यहां पर N1 = 1 है इसलिए ये गायब हो गया। और यहां पर आएगा D ऑफ H2 एंड अपॉन में dt। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, यहां पर होगा हमारे पास माइनस रिएक्टेंट्स की वजह से, और यहां पर होगा D ऑफ I2 अपॉन में हमारे पास होगा dt, ठीक है। और यहां पर हमारे पास अगला होगा, चूंकि यह प्रोडक्ट है इसलिए प्लस हो जाएगा, लेकिन यहां पर M1 = 2 है इसलिए 1/2 हो जाएगा, और D ऑफ HI अपॉन में dt। बात क्लियर हो गई। तो ऐसे ही हम किसी भी रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
बहुत ही आसान तरीके से यह हम 2 एग्जाम्पल्स क्लियर कर चुके हैं। तो अब हमारे सामने एक तीसरा एग्जाम्पल आएगा जो मैं इसे इरेज करके लिखता हूं और उसका रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में आप सभी को कमेंट करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। 1 2 3 गॉन। तो चलिए हमारे सामने एक एग्जाम्पल आता है जो कुछ इस प्रकार का है, जिसमें हमारे पास है मॉलिक्यूल, मैं बोल देता हूं रिएक्टेंट्स में 2 मोल्स ऑफ N2O5, ये रिएक्टेंट्स हैं। ये जब डीकंपोज होता है तो ये बनाता है 4 मोल्स ऑफ NO2 एंड 1 मोल ऑफ O2। ये हमारे पास रिएक्शन है। इसका आप सभी को रेट ऑफ रिएक्शन का कैसे हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसके लिए आपको कमेंट करना रहेगा। और चलो एक और एग्जांपल मैं कर देता हूं, थोड़ा इसका लेवल अब बढ़ा देता हूं। दूसरा एग्जांपल हमारे पास रहेगा H2O2। ठीक है, ये हमारे पास एक रिएक्टेंट्स है जिसे हम जब डीकंपोज करते हैं तो हमारे पास आता है H2O एंड प्लस 1/2 O2। ये हमारे पास एक नया रिएक्शन है और ये थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ाया है। आई होप आप लोग कर ही ले जाएंगे, बड़े हो चुके हैं। ठीक है, तो ये 2 रिएक्शन है। इन दोनों रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन का कैसे हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं कमेंट करके बताएगा, और वो भी पहले के लिए पहला बताकर बताइएगा और दूसरे के लिए दूसरा लिखकर बताइएगा कि दूसरा हम लिख रहे हैं अब। ठीक है, जिससे आपका आंसर हमें क्लियरली पता चल सके। और इस वीडियो को हम फिलहाल यहीं समाप्त करेंगे। आई नो मैंने कहा था कि इस वीडियो में हम 2 टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, एक रेट कांस्टेंट के बारे में, लेकिन वो एक्चुअली हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वह थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और उसे अभी स्टार्टिंग है तो उसे मुझे डीपली समझाना भी पड़ेगा। तो इसलिए मैं उस टॉपिक को अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को एक बार हम समाप्त करेंगे, लेकिन यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि क्या अब आप किसी भी रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यह भी बताइएगा। और ऐसे ढेर सारे वीडियोज के अगर नोटिफिकेशन पाने हो तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करने के सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपने किसी दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और हमेशा की तरह इस बार भी सफल होते रहिए।